ने लैब्स के गेट पे एक पेपर रखवाया है, उस पर आप अपनी होने वाली रिएक्शन लिख दीजिए। तीनों ने सेम रिएक्शन लिखी होगी। अब तीनों से कहा जो आपका एनर्जी चेंज हो वो डेल्टा एच करके लिख दीजिए। तीनों डेल्टा एच भी लिख दिया, क्योंकि हीट इवॉल्व हुई है इसलिए सबने माइनस में लिखा। अब हमने तीनों से कहा कि आपका रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है। तो क्या ये बंदा यहाँ पर डेल्टा आर एच लिख के कह दे यही मेरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। ये बंदा यहाँ डेल्टा आर एच लिख के कह दे ये मेरे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, और यहाँ लिख के कह दे ये मेरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है या नहीं। तो जवाब है नहीं सर। किसी रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन when number of moles of reactants and products are same as indicated by balanced chemical equation। ये balanced chemical equation क्या बता रही है कि 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ और 1 मोल CO2 बना रहा। तो क्या जिस बंदे ने ये 6 ग्राम कार्बन जलाया उसका 1 मोल कार्बन जला? ये जो -A नाम की एनर्जी रिलीज हुई है, क्या ये 1 मोल कार्बन के जलने से रिलीज हुई है? क्या ये 1 मोल ऑक्सीजन के रिएक्ट करने से हुई है? क्या ये 1 मोल CO2 के बनने से हुई है? उस बंदे के पास तो 1 मोल कार्बन है ही नहीं। उसके पास कितना कार्बन है? उस 6 ग्राम को अगर मैं मोल में बदलूँ तो हाफ मोल आएगा क्या? 9th क्लास गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट 6/12। तो ये उसकी डेल्टा एच तो है, लेकिन ये उसका एंथैल्पी चेंज तो है, लेकिन ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं है उसकी। हमने उससे कहा नहीं तू हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही लिख। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो ये लिखे अब तो लिख सकता है वो इसे -A को डेल्टा एच। क्यों? हाफ मोल कार्बन हाफ मोल O2 से करके हाफ मोल CO2 बनाए तो निकली थी ना -A। या फिर वो ये लिखे C + O2 गिव्स CO2 और डेल्टा RH को क्या लिखे -2A। कि भाई मेरे हाफ मोल से ये निकली है, तो अगर मैं 1 मोल जलाऊंगा तो 2A निकलेगी। लेकिन ये नहीं है कि इस इक्वेशन के साथ वो डेल्टा RH को -A लिख दे। समझ गए? अब इस बंदे का डेल्टा RH लिखा जाना जायज़ है। हाँ, क्योंकि इस B एनर्जी के निकलने में 1 मोल कार्बन ही जला है और कंप्लीटली जला है, तो 1 मोल O2 से रिएक्ट करा होगा, 1 मोल CO2 से रिएक्ट करा होगा। अब क्या इसका यहाँ डेल्टा RH लिखना जायज़ है? नहीं, इसका भी नहीं है। क्यों? इक्वेशन तो कह रही है 1 मोल कार्बन के जलने से C एनर्जी निकली, लेकिन सचमुच में C एनर्जी जो निकली वो 1 मोल कार्बन थोड़ी 2 मोल कार्बन के जलने से निकली। 24 ग्राम्स मीन्स 2 मोल्स। ये तो सबको पता है, नहीं पता तो बोल दो, कोई टेंशन नहीं। श्रीनिम जी पता है? तो 24/12 2 मोल। तो अगर आपको इस रिएक्शन के साथ डेल्टा RH लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप ये लिखो, तीसरे वाले बंदे से हम कहेंगे कि अगर आपको डेल्टा RH लिखनी है ना तो आप C/2 लिखो माइनस का, और या फिर आप 2C + 2O2 गिव्स 2CO2, क्योंकि इसमें 2 मोल कार्बन चल रहा है, तो 2 मोल कार्बन भी बैलेंस इक्वेशन में 2 ही मोल लिखने चाहिए। फिर तब आप कह सकते हो कि मेरे रिएक्शन का डेल्टा RH -C है। ये इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है और सब कुछ यही है। ये C के निकलने के लिए कितने मोल जले? तो 1 मोल के लिए कितने जलेंगे? 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी निकलेगी अगर 2 मोल से C निकल गया तो इसलिए C/2 लिखा है। इस बैलेंस इक्वेशन में कितने मोल जल रहे हैं तो इसलिए C/2 लिखो। और अगर यहाँ C लिखने की तुम्हें जिद है तो C निकलने के लिए तो 2 मोल जले, तो फिर इक्वेशन में 2 मोल लिखो। अब समझ आइए चीज़ बढ़िया से बात या नहीं, कि जिसकी एनर्जी है उतने ही मोल्स लिखने चाहिए। अब इंग्लिश लगाओ फिर से एक बार। किसी रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन की जगह मैं लिख सकता था एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। कब भाई? कौन सी रिएक्शन, कैसी रिएक्शन? व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम एज इंडिकेटेड बाय। तो क्या बैलेंस इस C के निकलने में उतने ही मोल्स इन्वॉल्व हैं कार्बन के, ऑक्सीजन के, CO2 के, जितनी रिएक्शन दिखा रही है? हाँ जी। इस C के निकलने में क्या उतने ही मोल्स इन्वॉल्व हैं कार्बन, ऑक्सीजन, CO2 के, जितने दिखा रही है? नहीं जी। इस C/2 अगर ये C/2 है तो C/2 के निकलने में क्या इतने मोल्स इन्वॉल्व है जितनी रिएक्शन दिखा रही है? हाँ जी। C/2 के लिए तो 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ चला गया। बोलो आ गया नहीं आ गया? बढ़े बोलिए। जी जी। इस चैप्टर में एक बहुत बड़ी बीमारी है कि जितनी भी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे उन सब के बाद हर डेफिनेशन को रिपीट कर रखा है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अभी तो क्या पढ़ी थी हमने जस्ट नाउ। तो पहले तो वो कोई भी टर्म पढ़ाएगा ना, पहले तो एंथैल्पी पढ़ाएगा, फिर अगली हेडिंग क्या बना देगा? स्टैंडर्ड। तो हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, हम बस एक ही बार समझ रहे हैं फंडामेंटल को क्या है। और जब स्टैंडर्ड लगाएगा ना तो फिर यहाँ इक्वेशन के ऊपर यहाँ H के ऊपर नॉट लगा देगा। देखो यहाँ नॉट नहीं लगा हुआ।
तो जैसे ही नॉट लगा, कुछ बुक्स नॉट वाले ऐसे लगाती हैं, कुछ बुक्स भी नॉट ऐसे लगा होता है, जैसे फाई जैसे से, हालांकि फाई तो ये होता, तो दोनों एक ही बात है। तो स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, तो ऊपर वाली डेफिनेशन एज इट इज़ आ जाएगी, सेम बिल्कुल यही, हर बार यही हुआ करेगा, बस आगे क्या आ जाएगा, वेयर ऑल द reactants and products are in their standard state। मतलब इस रिएक्शन की इस डेल्टा एच को, डेल्टा एच नॉट कब कह सकते हैं, इस रिएक्शन की इस डेल्टा एच आर एच को डेल्टा आर एच नॉट कब कह सकते हैं, चाहे किसी में भी लगा लो बात, अगर ये सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किसमें हैं, अपनी। अब ये बात मेरी बात बोलती है हमारे दिमाग में फौरन आया ना, स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं, किसी ने तो बताया नहीं उन्हें, है ना। तो स्टैंडर्ड स्टेट of a substance means pure substance। जब कोई सब्सटेंस कैसा है, बिल्कुल प्योर है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है, और पहले तो होता था 1 एटमॉस्फेयर, अब लेटेस्ट इन्होंने कर दिया एट, और कितने प्रेशर उस पर एक्ट कर रहा है, कितना प्रेशर है उसका, एट बार प्रेशर, एंड फिर टेम्परेचर भी कुछ होगा, एट द स्पेसिफाइड टेम्परेचर। मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में कब कहलाएगी कोई चीज़, पहली चीज़ वो बिल्कुल प्योर हो, बोलो, दूसरी वो अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में हो। अब ये का क्या मतलब है मोस्ट स्टेबल फॉर्म में, तो ये गुलमाल घोटाला है इनका। जैसे कार्बन है, अब कार्बन अगर डायमंड है तो भी प्योर है, कार्बन अगर ग्रेफाइट है तो भी शायद प्योर है। ऐसा थोड़ी बड़ा कि डायमंड में ज़्यादा इंप्योरिटी होती है, ग्रेफाइट में नहीं, वो भी प्योर है। तो फिर कार्बन के केस में इसकी जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, हमें तो पता नहीं कौन सी मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, मुझे भी नहीं पता, बुक्स में छपा हुआ है कि कार्बन के केस में ग्रेफाइट को उसकी स्टैंडर्ड स्टेट मानते हैं, तो यानी ग्रेफाइट की फॉर्म को वो उसकी स्टेट मान रहे हैं। तो जहाँ कहीं एलोट्रॉप्स का चक्कर है, जहाँ कहीं एलोट्रॉप्स वर्ड तो याद आ गया होगा, तो एलोट्रॉप्स के केस में वो किसी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म को स्टेबल मान लेते हैं, मोस्ट स्टेबल मान लेते हैं, तो उसे उसकी स्टैंडर्ड स्टेट मानते होंगे। शर्त साथ में प्रेशर कितना फर्क, क्योंकि इन जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना मान के चलते हैं, पहले 1 एटमॉस्फेयर करते थे, 1 बार करने लगे, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर 1 बार में बहुत बड़ा फर्क तो है नहीं, बस इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। भैया STP वाला चक्कर, वहाँ भी तो यही किया उन्होंने, 1 एटमॉस्फेयर को 1 बार कर दिया ना। अब एंड एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, तो टेम्परेचर उसका फिक्स नहीं है। मान लीजिए मेरे पास गोल्ड है, प्योर गोल्ड है सपोज कर लो, तो मेरे पास गोल्ड है 1 बार प्रेशर पे है, और किस टेम्परेचर पे, तो अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे है तो भी वो स्टैंडर्ड स्टेट में, और अगर 40 डिग्री सेल्सियस पे तो भी वो स्टैंडर्ड स्टेट में, क्यों, प्योर है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, 1 बार पे है, तो इसलिए टेम्परेचर कितना भी हो सकता है, बस स्पेसिफाई करना पड़ेगा टेम्परेचर। तो इफ़ नॉट मेंशनड स्पेसिफाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने कलर चेंज किया, लिखा देन टेकन एज, यही लिख देते हैं रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर कितना मानते हैं, अब आप थोड़ा जाग के देखो, पिछले चैप्टर में स्टैंडर्ड STP में भी तो इसकी फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ही होती थी, और जब स्टैंडर्ड होता था उस वक्त प्रेशर अगर 1 बार मानते थे तो टेम्परेचर क्या मानते थे। तो ये ध्यान रखना, ये गैसेस के लिए था STP NTP, और उसमें टेम्परेचर 273 है। इधर स्टैंडर्ड स्टेट वर्ड जब यूज़ हो रहा है किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए, तो वो 273 केल्विन नहीं है, वो क्या है। अब ये इसलिए पढ़ा दिया, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने भी पूरी शिद्दत से पढ़ा दिया। किसी क्वेश्चन में H के साथ नॉट लगाएगा तो हम उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हर बार डेल्टा आर एच नॉट लिख दिया करेंगे। अगर नॉट लगा हुआ नहीं आया तो हम पूरे क्वेश्चन में नॉट नहीं लगाया करेंगे। हमारे काम की बात असली में बस इतनी सी है पूरे चैप्टर में। फिर तो ये बेकार हो गया सारा पढ़ना, लेकिन कंसेप्ट है, पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, तो सीख लिया। कोई एक आधा न्यूमेरिकल फंसता है जहाँ पे टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड स्टेट वर्ड यूज़ हुआ होता है, तो हम टेम्परेचर वहाँ क्या मान लेते हैं। बोलिए हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है, क्या वो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करेगी, क्वांटिटी पे तो करेगी। तो देख लिया आपने, क्वांटिटी बदल दी, रिएक्टेंट्स की तो बदल गई,
तो क्या वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगी? बोलो, नहीं करेगी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड। अगर मैं आपसे कहूँ ये कोयला जलाओ सॉलिड स्टेट में, और मान लो 1 मिनट के लिए झूठ मूठी सही मैंने कार्बन को लिक्विडिफाई कर दिया और फिर जलाओ, तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी। मेरे पास 12 ग्राम कार्बन सॉलिड स्टेट में और थोड़ी मिनट के लिए झूठ मूठ मान लो मेरे पास 12 ग्राम कार्बन गैसियस स्टेट में, क्या सेम अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी उसे जलाने से? अलग अलग निकलेगी, क्योंकि सॉलिड में तो जब उसे जलाना शुरू करा होगा सॉलिड के बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी होगी और लिक्विड के तोड़ने में कम देनी पड़ी होगी, और एक बार को गैसियस कार्बन हो जाए तो उसे और भी कम एनर्जी देनी पड़ी होगी ना, और जब एनर्जी खर्च कम हुई होगी तो नेट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी या नहीं होगी? तो आप लोग तो उड़ गए तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा डेल्टा आर एच डिपेंड्स ऑन नंबर 1 क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स या नहीं, दूसरा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर किसी केस में वाटर बन रहा है और वाटर वो लिक्विड स्टेट में बन रहा है प्रोडक्ट, और किसी स्टेट में वाटर जो बन रहा है वो गैसियस स्टेट में बन रहा है, क्या दोनों में डेल्टा सेम होगा? कॉमन सेंस लगाओ, अगर पहले गैसियस वाटर बना और अगर उसे लिक्विड वाटर बनाना है तो उसे ठंडा करना पड़ा होगा, ठंडा करने के लिए उसमें से कुछ एनर्जी निकालनी पड़ी होगी क्या? उल्टा सोचो, जब लिक्विड वाटर को गैसियस वाटर बनाते हैं तो हीट देना पड़ता है, तो गैसियस वाटर को लिक्विड वाटर बनाने के लिए उसमें से हीट निकालनी पड़ी होगी, तो थोड़ी सी एनर्जी और रिलीज हुई होगी क्या नहीं? तो इसका मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट पे प्रोडक्ट पे भी डेल्टा आर एच डिपेंड करता है। अब बताओ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता होगा क्या? अगर मैं आपसे कहूँ कोयला जलाओ 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में, और दूसरी बार मैं आपसे कहूँ कोयला जलाओ 2 डिग्री सेल्सियस की सर्दी में, किस में ज़्यादा हीट देगा? 40 डिग्री में ज़्यादा हीट देगा नहीं देगा? क्योंकि 2 डिग्री वाले कोयले को जलाने के लिए तो हमें पहले ही खुद से बहुत सारी हीट देनी पड़ जाएगी उसे जलाना शुरू करने के लिए, और जब वो हीट छोड़नी शुरू करा उसमें से वाली हीट माइनस भी करनी पड़ेगी कि भाई ये वाली हीट तो हमने तुझे पहले दी थी, वो माइनस कर, तभी तो पता चलेगा नेट कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। अब मैं अगर डायमंड जलाऊँ तो भी उतनी हीट निकलेगी और ग्रेफाइट जलाऊँ तो भी उतनी हीट निकलेगी, दोनों कार्बन ही है। अब आप जो हीट इवॉल्व हो रही है वो कांस्टेंट प्रेशर पे नाप रहे हो या कांस्टेंट वॉल्यूम पे नाप रहे हो, उससे भी तो फर्क पड़ेगा। कांस्टेंट प्रेशर पे नापते हैं तो डेल्टा एच कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नापते हैं तो डेल्टा यू कहते हैं। और डेल्टा एच और डेल्टा यू हमेशा सेम होते हैं क्या? नहीं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो इसका मतलब इस बात पे भी डिपेंड करती होगी कि कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर कर रहे हैं या हो गया। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो बहुत सारी टाइप्स की हैं, तो बहुत सारी टाइप्स में जो नंबर मेरे याद नहीं रहते इसलिए मैं नंबर नहीं डालता, बहुत सारी टाइप्स हैं। पहली क्या? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा एफ एच। फॉर्मेशन का क्या चुरा दिया? एफ। और अगर मैं कहूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो यहाँ क्या होगा? हाँ या नहीं? अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लिख लिया? तो अब देखिए, मैंने ये लिखा, शायद आपने भी ये लिखा। इस रिएक्शन में कुछ एनर्जी इवॉल्व हुई होगी, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं -1 किलो जूल। एक दूसरा होशियार बच्चा है, उसने बोला मैंने सुना था कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। आपने भी सुना हुआ है क्या? और नहीं सुना तो भी ये रिएक्शन तो पता है। इसमें भी यही निकलेगी या ऐसे कुछ अलग निकलेगी? बताओ बस, कम ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, अलग निकलेगी और यही निकलेगी। तो मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 20 किलो जूल, ठीक। अब ये बताओ, क्या मैं यहाँ पर डेल्टा एफ एच और यहाँ पर डेल्टा एफ एच लिख सकता हूँ, यानी इनको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मान सकता हूँ? ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, ये इसकी डेल्टा आर एच तो हो सकती है लेकिन डेल्टा एफ एच नहीं हो सकती। पढ़ो ना, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तो 1 ही मोल बनाए क्या फ्रॉम इट्स? तो ये 1 मोल सब्सटेंस, ये 1 मोल सब्सटेंस क्या अपने कांस्टेंट एलिमेंट से बना है? CO एलिमेंट है क्या? CO तो कंपाउंड है। अब यहाँ 1 मोल सब्सटेंस अपने कांस्टेंट एलिमेंट से बना है क्या? तो बताओ ये डेल्टा एफ एच हुई या नहीं हुई? तो इंग्लिश नहीं आती ना, मैं केमिस्ट्री तो आ जाती है। क्या ये अक्षर लिख लिया? अब बहुत काम की बातें बोल रहा हूँ, लिख लिया तो भी नहीं लिख लिया तो भी, दोनों ध्यान से सुनो, दोनों केस में।
इथेनॉल बोला तो इथेनॉल तो मुझे क्लास 10 से याद आ गया, ये था। तो जब भी हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ कितनी एनर्जी है वो मुझे पता नहीं है। जब मुझे पता नहीं है तो मैं कुछ भी लिख के छोड़ दूँ फिलहाल, तो ये परमोली होगी ना, क्योंकि हमेशा वनमोली बनना। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखते वक्त आप ये बात ध्यान रखेंगे कि कोई साइड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, जो बने वो अकेला हो, कितना हो, साइड में कुछ और ना हो, क्योंकि साइड में अगर कुछ और बन गया तो उसकी फॉर्मेशन की बताओगे, मानोगे उसे, उस दूसरी वाली चीज़ की फॉर्मेशन मानोगे। समझ गए ना? तो जो बने, एक मोल बने और अकेला बने, साथ में कुछ और ना बने, और इधर क्या हो, उसके कांस्टेंट एलिमेंट्स। तो इसके कांस्टेंट एलिमेंट कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन जो दुनिया में मिलता है उसे C लिखते हैं या C2 लिखते हैं या C3 लिखते हैं, और हाइड्रोजन जो दुनिया में मिलता है वो कौन सा मिलता है? HCH2। O जो दुनिया में मिलती है। तो क्या हमने यहाँ कांस्टेंट एलिमेंट्स लिख दिए? अब 1 मोल बनाना है, बैलेंस भी करनी है, तो बैलेंस करने के लिए 1.5, 2, पौने 2, सवा 2, 3.5 कुछ भी करने पड़े करो, लेकिन ये 1 ही रहना चाहिए और साइड में कोई और प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो 2C के लिए यहाँ 2 लगा दो। कितने H है टोटल? 6 H हैं, इसलिए यहाँ 3 लगा दो। एक ही हो है तो यहाँ बोलो सर समझ आ गया नहीं? और वो कह देता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, तो बस हम कह देते हैं when 1 mole of substance is formed from its constant elements where all of them are in standard set। बोलिए आ जाता है या नहीं आ जाता? पक्का? जरा सा भी कष्ट किसी को हुआ हो तो? किसी को नहीं हुआ? अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ प्योर एलिमेंट इज इक्वल टू 0। सोचो मैं आपसे बोलूँ कि आयरन बनाओ प्योर, तो आप क्या कहोगे? अच्छा आयरन बनाना है, किससे बनाना है? 1 मोल बनाना है, अपने कांस्टेंट एलिमेंट से बनाना है। कांस्टेंट एलिमेंट तो उसका आयरन ही है। तो डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच तो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट होता है, जो प्रोडक्ट है वही, तो जो कुछ इसकी एंथैल्पी होगी वो इसकी होगी, तो नेट क्या आने वाला है? बताओ सर बात बन गई क्या? अब कार्बन के केस में चक्कर पड़ गया होगा, एलोट्रॉप्स के केस में तो डेल्टा एफ एच ऑफ ग्रेफाइट इज टेकन एज 0, यानी कार्बन के केस में स्टैंडर्ड स्टेट किसे मानते हैं? आपको कैसे पता? तो मैंने एक बुक में पढ़ा हुआ था, वहाँ से मैंने याद रखा हुआ कि अच्छा ग्रेफाइट कार्बन के केस में कैसे मतलब डायमंड की डेल्टा एफ एच नॉट 0 नहीं होती होगी, कुछ होती होगी। कितनी है आपको याद करनी है क्या? नहीं मुझे नहीं याद करनी। डन। अब एक रिजल्ट जो समझ में कहाँ से आया वो भी समझ आ जाएगा, लेकिन वो बाद में समझ आएगा, फिलहाल डायरेक्ट रिजल्ट सीखो। डेल्टा आर एच मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। प्रॉपर्ली क्या बोलना है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एफ एच ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा डेल्टा एफ एच ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है क्या? तो देखो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। इस रिएक्शन का डेल्टा आर एच निकालो, ये न्यूमेरिकल आया, क्वेश्चन आया। गिवन डेट क्या गिवन आया? डेल्टा एफ एच ऑफ CH4 कॉमा CO2 एंड H2O आर, ऐसे झूठ मूठ बोल रहा हूँ, -200 -300 -400 किलो जूल पर मोल। सॉल्यूशन शुरू। ये फॉर्मूला यहाँ फिट करो, कर देंगे फिट। डेल्टा आर एच क्या हो जाएगा? समेशन डेल्टा एफ एच ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ये है CO2 की कितनी है? -300। ये सिग्मा का मतलब तो समझते हो ना, जितने प्रोडक्ट्स हैं सबकी डेल्टा एफ एच जोड़ो। 2H2O लिक्विड, H2O लिक्विड, H2O लिक्विड कितनी है? 400, लेकिन ये तो 1 मोल की है, मेरे कितने मोल है? 2। ये किसका सिग्मा हो गया? ये वाला हो गया क्या? माइनस ये वाला। अब सिग्मा एफ एच ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स कौन है? मीथेन, मीथेन, मीथेन की डेल्टा एफ एच नॉट कितनी है? प्लस 2 टाइम्स किसकी? डेल्टा एफ एच ऑफ O2, लेकिन वो तो उसने दी नहीं, वो तो उसने दी नहीं। अगर दे देता तो फिर तो मेरा डेल्टा आर एच आ गया था, दे तो दी। ऑफ प्योर सब्सटेंस इज टेकन एज, ऑफ एलिमेंट इज टेकन एज। अब इस क्वेश्चन को मुश्किल बनाना हो, यहाँ पे कोई वैल्यू छाप देगा,
यहाँ पे कोई वैल्यू छाप देगा और यहाँ से CO2 गायब कर देगा, CO2 गायब कर दिया तो 300 गायब कर दिया और कह दिया फाइंड द डेल्टा FH ऑफ CO2। तो ये वैल्यू दी है, आप ये वैल्यू यहाँ छाप दोगे और यहाँ डेल्टा FH ऑफ CO2 की जगह क्या लिख दोगे, x। बाकी सब आपको पता है x की वैल्यू आ जाएगी, वो कौन होगी, डेल्टा FH ऑफ CO2। और मान लीजिए वो यहाँ नॉट छाप देता बेईमानी करके नॉट, तो मैं भी क्या करता, वो यहाँ भी नॉट छाप देता, मैं यहाँ नॉट छाप देता, डेट्स ऑल। इसी फॉर्मूले में स्टैंडर्ड हो जाते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा नॉट, यहाँ भी क्या हो जाएगा नॉट, यहाँ भी क्या हो जाएगा नॉट। और नॉट नहीं है तो सब जगह नहीं है तो है, बस मैंने बोला था क्वेश्चन में नॉट लगाया तो नॉट लगा दिया, करना नहीं है तो नहीं आएगा, दिमाग नहीं मारना। जबकि होना क्या चाहिए था, डेल्टा FH नॉट ही तो सिर्फ 0 होना चाहिए। अगर नॉट नहीं लगा फिर तो O2 के लिए 0 नहीं मानना चाहिए, तो भी वो 0 मान के न्यूमेरिकल्स करता रहता, क्या करें, जब नहीं दिया तो घर से थोड़ी लाएंगे अपने। तो प्योर एलिमेंट का डेल्टा FH 0 मान लेते हैं, अगर मेंशन नहीं है तो, जरूरत पड़ रही है तो, चाहे वो नॉट नहीं भी है, डेल्टा FH नॉट भी नहीं है तो डेल्टा FH को भी 0 ही मान लेता। डिनोटेड बाय डेल्टा CH, हाँ या नहीं। भाई जब फॉर्मेशन में F लगा, रिएक्शन में R लगा, तो कंबशन में भाई C लगा दे तो। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो तो यहाँ नॉट आउट लगा देंगे, हमारे पैसे थोड़ी लग रहे हैं इस बात को करने में। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो, हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट भूल गए, क्या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा FH फॉर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज इज नेगेटिव। करो कोई चीज़ बनी, फॉर्मेशन का मतलब बनी, अब क्यों बनी होगी, मोस्ट प्रोबेबली तो स्टेबल होने के चक्कर में बनी होगी। और स्टेबल कब होती है, जब एनर्जी खा ले या छोड़ दे। तो इसलिए ये ऑफिशियल रूल नहीं है, वो किसी बुक में शायद लिखा बिना मिले, लेकिन मैं अपना एक जनरलाइजेशन बनाऊंगा ज़्यादातर केस में डेल्टा FH, क्योंकि भगवान जी की दुनिया में रूल तो कोई काम नहीं कर रहा। ऐसे लोग चीज़ें भी हैं जिनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव में होगी, फिर भी वो बन रही है, फिर भी वो स्टेबल है। भगवान जी ने कहा मैं अपने घर से देखे स्टेबलाइज कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लेना, मान गए। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन की डेफिनेशन में आई है, क्या कंबशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, हाँ बचपन में तो यही सीखा कि कंबशन में एनर्जी रिलीज ही होती है। कंबशन मतलब तो जल रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, 1 मिनट में लिखना मत शुरू करना, जैसे और सब में लिखता आ रहा हूँ, एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस, ये तो लिखा था सब में, एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस, एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस। तो मैं चाहे तो लिखूँ एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस और चाहे लिख दूँ इन्हीं सब में अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कांस्टेंट एलिमेंट्स, amount of energy evolved or absorbed during a reaction when number of moles of reactant are same as indicated by balanced chemical equation। तो यहाँ मेरा मन कर रहा है स्पेसिफिकली क्या लिखूँ, अमाउंट ऑफ, क्यों, क्योंकि अब्जॉर्ब तो हो ही नहीं रही होगी कंबशन अगर है तो। और फिर भी अगर आप लिखा है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज के बजाय एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन, तो वो भी सही है, क्योंकि अंडरस्टूड एंथैल्पी चेंज तो हुआ ही होगा, वो नेगेटिव ही आ रहा होगा, आने तो जो भी है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते वक्त क्या ध्यान रखेंगे, इक्वेशन लिखते वक्त, कि जो चीज़ जले वो 1 मोल होनी चाहिए। अब उसके, और वो कंप्लीटली जलनी चाहिए। कंप्लीटली जलने का क्या मतलब, इनकम्प्लीट कंबशन ना हो जाए, आधा जला के छोड़ दिया आपने उसे, 12 ग्राम कार्बन लिया, उसे पूरा भी जला नहीं था, बीच में इस पे पानी डाल के बुझा दिया, जितनी एनर्जी निकली इसमें तो। या C + ½ O2 गिव्स CO, इक्वेशन बैलेंस है क्या। दूसरा बोला C + O2 गिव्स CO2, इक्वेशन बैलेंस है क्या। तो मैं यहाँ पर C और यहाँ पर C लगा सकता हूँ या नहीं, यानी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन है या नहीं, कितने मोल जल रहा है, बोलो हाँ या नहीं। तो ऊपर वाली नहीं है, सही बोला मैडम ने, ये डेल्टा RH तो है क्योंकि बैलेंस इक्वेशन है, लेकिन ये CH नहीं है, क्यों, 1 मोल तो जला क्या, कंप्लीटली जला। ये क्या कह रही है, CO, मैं तो अभी और जल सकती हूँ, सुना होगा आपने, CO + ½ O2 गिव्स CO2, इसका डेल्टा H मान लो -C है, क्या ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो सकती है, आखिरी वाली एंथैल्पी ऑफ कंबशन है या नहीं है, ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन है, ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड कंप्लीटली जल रहा है, अब ये फर्दर और नहीं जल सकता। तो इसमें जिसे जलाएं वो 1 मोल होना चाहिए, ऑक्सीजन 1.5, पौने 2, 2.25, 3.5, पौने 4 कुछ भी हो, प्रोडक्ट्स 2 बने, 3 बने, 4 बने, मतलब नहीं है, कितने हो कितने मोल हो मतलब नहीं है, बस जो जले वो 1 मोल जले और कंप्लीटली जले, यानी जो प्रोडक्ट्स हैं वो फर्दर जलने नहीं चाहिए। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बातें 2-4 क्या हैं, मान लीजिए मैं कहूँ कंबशन, चलो आप लिखो कंबशन ऑफ इथेनॉल के लिए थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखो, कंबशन ऑफ इथेनॉल लिख ली तो बहुत बढ़िया, नहीं लिख ली तो मेरे स्क्रीन से मिलाइए। C2H5OH पता है हमें लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, ऑक्सीजन गैस होती है, अगर कंप्लीटली जली तो क्या बनेगा, CO2 और H2O, अगर 10th याद हो। किसी भी हाइड्रोकार्बन को, क्या इथेनॉल हाइड्रोकार्बन है, उड़ गया याद है,
तो जवाब है इथेनॉल हाइड्रोकार्बन नहीं है, पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में। हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, इसमें तो ऑक्सीजन भी है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन तो है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को जलाओ, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, टोलुइन जैसी चीज़ों को जलाओ, या ऐसे कंपाउंड को जलाओ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, तो उसके कंबशन से हमेशा CO2 और H2 ही बनता है। और ये स्टैंडर्डाइजेशन मानना अपने आप, अगर मेंशन आया तो ठीक, नहीं तो हमेशा वाटर किस फॉर्म में मानते हैं। तो घर में आपके LPG जलती है या कोयला? इसमें क्या सोचना भाई, इतने एडवांस हम सारे हैं ही, सबके घर में LPG जल रही है। हमारी पूरी भी क्लास में एक बंदा भी ऐसा नहीं हो सकता जिसके घर कोयला जल रहा हो, चाहे फाइनेंशियल पोजीशन कुछ भी हो। मान गए ना भाई? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं आपके साइज़ का था उस वक्त तक भी सोसाइटी में ऐसा था कि कुछ लोगों के घर में केरोसिन स्टोव जलता था। जब मैं 6th-7th में रहा होगा तो उस वक्त सोसाइटी में इतनी वो थी, लेकिन अब तो सबके घर आउटराइटली LPG है। तो जब आपके घर में LPG जल रही है तो LPG के सिलेंडर में से क्या हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं? तो LPG में हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है और मेनली उसमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है, नाम तो सुने हैं। खैर, तो अब उस LPG को जब आप जलाते हो तो क्या हाइड्रोकार्बन है तो क्या बनता होगा? CO2 और H2O। यही तो बताया कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को या कंपाउंड कार्बनिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जल रहा हो तो CO2 H2O जलता है। तो जो H2O बनता है वो लिक्विड या गैस? भाई गैस ही बनता। अगर लिक्विड बनता तो वहाँ चूल्हा जो है आपकी किचन में, उस चूल्हे के आसपास पानी पानी ना हो जाया करता कि वहाँ बराबर में एक थाली रखी थी, उसमें एक चपाती रखी थी, गीली होगी, जो हो ये गैस जल रही है ना, इस वजह से पानी हो। तो देखो ये अजीब बात है, प्रैक्टिकली तो गैस बनती है, फिर भी ये केमिस्ट्री वाले क्या कह रहे, नहीं मैं तो थर्मो कंबशन रिएक्शंस में H2O को लिक्विड स्टेट में लाऊंगा, क्योंकि जब वो गैस से लिक्विड बनाओगे तो थोड़ी और एनर्जी निकल गई होगी ना। खैर वो मेरा फिलहाल मुद्दा नहीं, मेरा मुद्दा है कि क्या मैं इसे बैलेंस करूं। तो सबसे पहले किसे बैलेंस करते हैं? पढ़ाओ किसने 10th में अच्छे से? कार्बन को, फिर सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन को और थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन को। तो सबसे पहले कार्बन 2, तो 2 हो गया। फिर हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे 3 लगा दिया। फिर ऑक्सीजन का नंबर आया, कितने ऑक्सीजन है? 3। कितने ऑक्सीजन है? 4 और 3 7। 7 में से किधर चला गया? 3। देखो हो गया क्या जल्दी से। तो जिसे जलाया वो तो 1 ही मोल है ना। अब वो जितने चाहे मोल O2 से चले, जितने चाहे CO2 बनाए, जितने चाहे H2O मिलाए, मतलब नहीं है। क्या मैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल कह सकता हूँ? क्या मेरी ये डेफिनेशन पूरी हो रही है? क्या ये CO2 फर्दर जलती है? नहीं। क्या ये H2O फर्दर जलता है? नहीं। इसका मतलब मैंने इसका कंप्लीट कंबशन करा दिया है। अब ये मेरे एंट्रेंस एग्जाम के लिए मेरे कोर्स में नहीं है, मेरे स्कूल में नहीं है। डेल्टा RH इज इक्वल टू डेल्टा सिग्मा डेल्टा CH माइनस सिग्मा डेल्टा CH। बोलो यहाँ ब्रैकेट में क्या डालूँ? देख लिया ना? खतरे की घंटी है, रेड से लिख देते हैं। पर शुरू में बताया था डेल्टा H इज H प्रोडक्ट्स माइनस H रिएक्टेंट्स। तो डेल्टा H था वो H प्रोडक्ट्स था, ये H प्रोडक्ट्स नहीं है, ये डेल्टा H कुछ और है। ये वो H था, H तो आज भी है, डेल्टा H प्रोडक्ट्स माइनस H रिएक्टेंट्स ही होगा। ये H है या सिग्मा CH है और डेल्टा CH है। ये चीज़ और ये चीज़ अलग अलग बात है। फिर ये तो भी क्यों करा? डेल्टा CH हमेशा नेगेटिव में होता है। तो किसी रिएक्शन के डेल्टा RH के साइन कन्वेंशंस के बाद सही तभी आते हैं अगर आपने ये फंडा लगाया। अगर उल्टा कर दो तो साइन कन्वेंशन गलत बैठ जाता है। इसलिए उन्होंने इस फॉर्मूले को बनाया हुआ है और मेरे बुक में, मेरी NCERT में या मेरी साइड बुक्स में नहीं है। तो 11th-12th वाली में ज़्यादातर में कहीं से तो मैंने भी देखा हुआ, अब तो मुझे भी नहीं याद है कहाँ देखा हुआ मैंने, लेकिन ज़्यादातर नहीं दे रहे। अब इसका क्या फ़ायदा है? एक क्वेश्चन देख लें और फिर गाड़ी आज रोक दें। ये रिएक्शन सबने पढ़ी है क्योंकि हम सब बहुत इंटेलिजेंट लोग रहे हैं अपने ज़माने में। ज़माना समझिए ना कौन सा। क्या इसे हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कहते थे? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ वाटर तो होने की नहीं, वाटर का तो कंबशन होने का नहीं। इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, है कि नहीं? चलो हमें फंडा ही तो समझना है, कौन से हमारे पैसे लग रहे हैं। इसका डेल्टा RH निकालो। गिवन डेट क्या दिया है? डेल्टा CH किसका? CH3COO C2H5 CH3COOH C2H5OH इज A, B and C रेस्पेक्टिवली। ठीक, मान गए ना मेरी गंदगी को? अब मैं क्या करूं? मुझे सेक्शन का डेल्टा RH निकालना है और सबकी क्या दी हुई है इनकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ऑफ। तो अगर मुझे ये फॉर्मूला आता है तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। इसी चैप्टर में आगे जाके हेसिस लॉ पढ़ाऊंगा, हेसिस लॉ। उस हेसिस लॉ में से करने का जेन्युइन तरीका पढ़ाएंगे और उसे जब पढ़ लेंगे तब समझ आ जाएगा कि ये फॉर्मूला
और ये फॉर्मूला कैसे आया। तब तक के लिए डेल्टा आर एच क्या हुआ, इसका कितना ए प्लस इसका कितना पता नहीं, वाटर का तो कंबशन होता नहीं, माइनस इसका कितना बी और इसका कितना सी। बोलो हाँ या नहीं, सॉल्व करके आ जाएगा। तो सबके सब गलत। और ये चाल ना, ये जो सबके सब गलत, और ये चाल सबसे पहली बार मैंने जो देखी थी वो आईआईटी के एडवांस के पेपर में देखी थी। क्यों गलत है सब, ये करना था। उसने जानबूझ के पॉजिटिव में दे दिए थे, क्यों कहते देखूं तो जो कंबशन है तो अपनी बुद्धि है कि ये माइनस में ही होंगे। तो बस ऐसी कलाकारियाँ वो करता कराता रहता। क्वेश्चन तो हो गया, फंडामेंटल समझ आ गया। बोलो फिर से बोलो, कोर्स से बाहर जाऊँ एक लाइन और के लिए, ऑब्जेक्टिव पेपर वगैरह का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाए, मेरे कोर्स में नहीं है। कैलोरीफिक वैल्यू सुना है क्या, आजकल तो खाने के आइटम में भी लिखाने लगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, सेम डेफिनेशन, एनर्जी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड। एनर्जी रिलीज, याद करो बचपन में पढ़ा आपने, व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड। हम यही तो मान के चल रहे हैं जो हम खा रहे हैं वो हमारे पेट में जाके जल जाएगा। क्या कहते थे उसे, रेस्पिरेशन कहते थे ना वो स्कूल वाले शायद उस प्रोसेस को। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होगी, फूड की होगी, फ्यूल की भी होती है। फ्यूल हाईएस्ट कैलोरीफिक वाला फ्यूल कौन है, हाइड्रोजन गैस। तो बस इसमें और इसमें क्या फ़र्क आया, क्या मैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन को कैलोरीफिक वैल्यू में चेंज कर सकता हूँ। हाँ, मान लीजिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल है, ये आई सपोज कर लो 500 किलो जूल, 500 किलो जूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इथेनॉल क्या होगी, 500 किलो जूल डिवाइड बाय मोलर मास। बिल्कुल सही पकड़ा, इथेनॉल 12 टू द 24, 6 हाइड्रोजन का 6, एक ऑक्सीजन का 16 डिवाइड बाय 46 कर दो, ये क्या बन जाएगी, किलो जूल पर ग्राम। अब ये क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू को अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन में चेंज करना हो तो कैलोरीफिक वैल्यू को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन को अगर कैलोरीफिक वैल्यू में चेंज करना हो तो उसे मॉलिक्यूलर वेट से, हाँ या नहीं। तो मैं जनरलाइज करके छोड़ दूं क्या, कि डेल्टा सी एच डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू कैलोरीफिक वैल्यू। बोलो। और 1 ग्राम सब्सटेंस को जलाने से, जिस 1 ग्राम सब्सटेंस को जलाने से सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलती होगी उसे क्या कहेंगे, हाईएस्ट वेरिएबल।